स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के लिए स्पेशल असेसमेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फंड के तहत 615 करोड़ में से 365 करोड़ पहली किस्त जारी हो चुकी है। उत्तराखंड वित्त सचिव दिलीप जवालकर के मुताबिक उत्तराखंड राज्य को केंद्र से एसएसएस फॉर स्टेट स्कीम के तहत जारी होने वाले 615 करोड़ में से 365 करोड़ की पहली किस्त राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है। वहीं ये फंड मार्च से पहले पूरा खत्म करना है, इसलिए सभी विभागों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो समय से अपने यूटिलिटी सर्टिफिकेट जमा करवाएं और इस फंड का समय से सदुपयोग किया जाए। फेरीवाले का सत्यापन पूछना युवक को भारी पड़ गया। मित्र पुलिस ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने युवक को इतनी निर्ममता से मारा कि शरीर पर पूरे निशान मौजूद हैं, जिसको लेकर आरोपी उपनिरीक्षक सादिक हुसैन, विनोद यादव और चालक कंबोज को बर्खास्त कर उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पनेरू के साथ हल्द्वानी पहुंचे पीड़ित ने एनबी न्यूज से खास बातचीत करते हुए अपने जख्म भी दिखाए। बीते दिनों भीमताल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खंचू क्षेत्र में यहाँ पर एक युवक के साथ पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई और उसके बाद से ये मामला अब तूल पकड़ चुका है। जनप्रतिनिधि हरीश पनेरू के द्वारा इस मामले को जब उठाया गया तब से उसके बाद से पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं इसको लेकर के नाराजगी और गुस्सा है। और जो युवक पीटा गया है उसके जब उसके सोशल मीडिया में उसको चोट दिखाई गई तो कहीं ना कहीं लोग नाराजगी व्यक्त करते हुए दिखाई दी और लगातार हरीश पनेरू उस युवक को यहाँ पर न्याय दिलाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं पुलिस कर्मियों से मिलने की। और आज चूंकि डीजीपी यहाँ पर अभिनव कुमार हल्द्वानी आए हुए तो उनसे मुलाकात करने के लिए उनके द्वारा कहा गया था, लेकिन पुलिस के द्वारा उनको नजरबंद किया गया है। मैं अभी मौजूद हूँ हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात है और ये पुलिसकर्मी इसलिए तैनात है कि यहाँ पर हरीश पनेरू डीजीपी अभिनव कुमार से ना मिल पाए। मेरे साथ मौजूद है हरीश पनेरू, उनसे बात करते हैं। सर, खंचू में जिस प्रकार का मामला हुआ, युवक आपके बगल में भी खड़ा है, किस प्रकार से देख रहे हैं इस मामले को? और उत्तराखंड पुलिस पुलिस के नाम से जानी जाती है, उसका ऐसा रवैया क्या दर्शाता है? देखिए, पुलिस का अवान्य चेहरा है। पुलिस के अपने कृत्य को छिपाने के लिए ये फोर्स से तैनात कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि ये डीजीपी के सामने नंबर बनाने के लिए, वाहवाही करने के लिए इनकी असलियत वहां ना जा पाए, इसलिए ये इतनी फोर्स से तैनात की। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और मुझे 4 सीओ और 2 एडिशनल एसपी ने वादा किया है कि हम 2 बजे आपको मिलवा देंगे और नहीं मिलवाते हैं तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उत्तराखंड राज्य में विशेष तौर से ओखलकांडा, एक पुलिस वाले की हैसियत है कि वो पूरे ओखलकांडा को गाली देगा, कहता है ओखलकांडा वाले ऐसे ही होते हैं, नशावी भंगेड़ी। तो ये समाज के साथ माननीय न्यायालय भी इसका संज्ञान लेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो कर्मचारी नियमावली है और वो भी पुलिस का आदमी इस तरह से किसी समाज के एक वर्ग विशेष को, पूरे क्षेत्र को टारगेट कर रहा है तो ये बर्दाश्त योग्य नहीं। इसके साथ जितनी अमान्य 307 बनती है, इसको मरने तक मारा है और हमने नहीं कहा कि 307 बनती है। सोशल मीडिया के माध्यम से इसका चरित्र हनन हो रहा है, उसमें पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। वहाँ भोपाल, नयाल, ये पूरन परगई, तमाम ऐसे लोग हैं, मैं जिनके दर्जनों लोग बना सकता हूँ, जिन्होंने आवाज उठाई और पुलिस ने उनको थाने में बुला के उनको पीटा। हरीश पनेरू ने अपनी बात कह दी। वो युवक मेरे साथ मौजूद है जिनके साथ बर्बरता पुलिस के द्वारा की गई थी, उनसे बात करते हैं और कोशिश करेंगे उनको कुछ जख्म दिखाने की जो पुलिस के द्वारा उनको दिए गए थे। 6-7 दिन हो गए ये दिखाते दिखाते मेंटल हो गया। ये देखिए 7 दिन हो गए हैं और ये निशान अभी भी इतने भयानक है, ऐसा लगता है कि जैसे अभी ताजा हो, लेकिन 7 दिन हो गए। तो सोचिए जितने ये निशान पड़े होंगे, कितनी बर्बरता के साथ इस युवक को मारा गया होगा। तो ये थे वो युवक जिनके साथ पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई। और लगातार ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड पुलिस अच्छे काम नहीं करती है, बेहद ही लोगों की सहायता यहाँ करते नहीं जाती, लेकिन उसी पुलिस में कुछ ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो लगातार पुलिस का नाम बदनाम करते हैं। उनमें से एक की आपने देख ली कि क्या हालत इस व्यक्ति की करी है और अब लगातार ये व्यक्ति जो है अब न्याय की गुहार लगा रहा है और अभिनव कुमार जो डीजीपी है उनसे भी लगातार मुलाकात करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो और उनको कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। अमित शाह। उत्तराखंड के काबीना मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच के आदेश देने वाले जज मनीष मिश्रा के तबादले के बाद उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दशौनी ने कहा कि जज के तबादले से कुछ नहीं बदला है। यह तबादला संयोग भी हो सकता है और प्रयोग भी, परंतु उससे कोई व्यापक असर नहीं पड़ता। गणेश जोशी पर लगे आरोप पर अब भी अपनी जगह पर यथावत हैं और सवाल भी कायम है।
बस अब प्रदेश की जनता को इंतजार है तो धामी कैबिनेट की अनुमति का, जिसकी अवधि मात्र 8 अक्टूबर तक है। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए। जो बड़े बड़े वादे या लगता है अभी तक जो बातें कही गई वो धरातल पर अभी उतरी है या आने वाले समय पर उतरी है? उत्तराखंड कांग्रेस किस तरीके से निकली? तीनों कार्यकाल को अगर आका जाए तो ये जो तीसरे कार्यकाल के 100 दिन अभी हुए हैं, इसे में देश के काले अध्याय के इन 100 दिनों में हमने देश में कुछ अच्छा होते हुए नहीं देखा। हमने देखा कि 26 आतंकी हमले होते हैं इन 100 दिनों में, जिसमें 21 जवानों की मौतें होती हैं, 29 जवान घायल होते हैं, 15 सिविलियंस की मौतें होती हैं, 47 सिविलियन घायल होते हैं। हमने 36 के करीब रेल हादसे होते हुए देखे, जिसमें कि लगभग 21 मौतें हुई हैं, 112 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। हमने पेपरों को लीक होते हुए देखा, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो NCET का पेपर हो, चाहे वो UGC का पेपर हो, वो लीक हो जाते हैं। प्रश्न जो पेपर हैं वो स्थगित हो जाते हैं। और हमने राजकोट का, जबलपुर का, दिल्ली का एयरपोर्ट ध्वस्त होते हुए देखा, उनकी छतें गिरते हुए देखी। हमने संसद भवन की, नए संसद भवन की छत टपकते देखी। हमने राम मंदिर की छत टपकते हुए, गर्भगृह की छत टपकते हुए देखी। हमने देखा कि किस तरह से मजबूत विपक्ष के चलते भारतीय जनता पार्टी की ये जो सहयोगी दलों की तीसरे कार्यकाल की सरकार है, इसको कई मुद्दों पर यू टर्न लेना पड़ा। ब्रॉडकास्ट बिल हो, वक्फ बोर्ड हो या तमाम अन्य चीजें हो, उन पर आज देखिए ये जो है न्यू पेंशन से दूसरी तरह की पेंशन इनको इंट्रोड्यूस करनी पड़ रही। आज हरियाणा में इनको अग्निवीरों से कहना पड़ रहा है कि हर अग्निवीर को हम सरकारी नौकरी देंगे। अगर सरकारी नौकरी देनी है तो फिर पूरा अपना कार्यकाल करने दीजिए फौज में। तो जो 4 या 5 धर्म की छांव न ज्ञान का फल है, वो ऐसे वृक्ष के तले बैठे हुए हैं ये कांग्रेसी। इनको ये नहीं पता है कि ये एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, इसका ट्रांसफर और सब करना ये कोर्ट का मैटर होता है, हाई कोर्ट देखता है। तो इसमें इस तरीके की चीजें बोलना, इस तरीके की बातें बोलना, ये साबित करता है कि इनको थोड़ा सा मानसिक विकास अभी इनका अच्छे से हो नहीं पाया है। और लेकिन अगर इन तथ्यों से हट के मैं इनको एक बात और इनका इतिहास याद दिलाना चाहूं तो ये अपनी तरीके से, अपने जो इनकी तानाशाही चल रही है उस तरीके से ये सभी पार्टियों को अगर देख रहे हैं तो ये इनको अपने इतिहास को देखना चाहिए था, अपने बहरुल इस्लाम जी को देखना चाहिए था, जिनको राज्यसभा सांसद के पद से हटवा कर इन्होंने हाई कोर्ट का जज बनवाया। फिर एक फैसले के लिए इन्होंने उसको हाई कोर्ट के जज से के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज बनवाया रिटायर होने के बाद। फिर एक फैसले का जब उन्होंने फैसला कर लिया इनके पक्ष में, तो वापस इनको सुप्रीम कोर्ट के जज से भी हटा के कांग्रेस के टिकट से राज्यसभा सांसद का चुनाव लड़वाया। तो इस तरीके की तानाशाही आपके ही राज में देखने को मिलती थी, जो आपने तानाशाही दिखाई है। दूसरा, बीजेपी के राज में कभी इस तरीके की लीडरशिप देखने को नहीं दिखाई देती है। तो ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट ही इसका करता है स्थानांतरण, लेकिन आपकी तरीके से नहीं है कि खुद ही स्थानांतरण करे और खुद ही चुनाव। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सार्वजनिक निगमों, उपक्रमों और प्राधिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7वें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से मिलेगा, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि धामी सरकार प्रदेश के हित में लगातार ऐतिहासिक फैसले ले रही है और जिस तरह से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है, इससे कर्मचारियों में काफी उत्साह है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हर वर्ग के उत्थान के लिए, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, सब वर्ग को हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। और इसी के तहत पूर्व में सरकार के द्वारा, हमारी कैबिनेट के द्वारा कर्मचारियों को 4% देने की घोषणा की गई थी। और अब जो इस महंगाई भत्ते से निगम परिषद के जो कर्मचारी वंचित रह गए थे, उनको भी 4% देने का सरकार ने निर्णय लिया है, उसका अनुमोदन दिया गया है। तो निश्चित रूप से कर्मचारी हितों के लिए हमारी सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी रही है और इसी की तरह हमारी सरकार
श्रीनगर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान एनएसयूआई ने आर्यन ग्रुप के कुछ लोगों पर मारपीट तथा अभद्रता करने का आरोप लगाया। जानकारी देते हुए एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष राजेश भंडारी ने बताया कि हेमती नंदन बहुगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में बीते रोज एनएसयूआई की ओर से महासचिव पद पर प्रत्याशी भूमिका जोशी की नामांकन प्रक्रिया के समय आर्यन ग्रुप के कुछ लोगों द्वारा वर्तमान सचिव आंचल राणा, उनके भाई तथा साथ में पहुंचे एक छात्रा के साथ मारपीट और अभद्रता जैसी घटना की गई। गढ़वाल विश्वविद्यालय जो श्रीनगर है वहाँ पे नामांकन की लास्ट तिथि थी और हमारी जो प्रत्याशी थी उसका नामांकन करवाने मैं और प्रत्याशी आगे थे। जितनी देर हम लोग वहाँ पे नामांकन करवा रहे थे, हम पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ पे मेरे भाई पे कुछ बच्चे संगठन के उसके साथ मारपीट कर रहे थे और वहीं पे पुलिस वाले भी थे। जब तक मैं पीछे जाती हूँ और मेरे साथ ये लड़की है, ये वहाँ पे फीस सबमिट कराने आगे जाती है, इतने में वहाँ पे मारपीट भी हो जाती है और जब तक ये स्लिप लेके आती है इससे स्लिप छीना छानी की जाती है। स्लिप जब मैं अपने पास छुपाती हूँ तो मेरे साथ भी पूरी छीना झपटी होती है, पूरी तरीके से मारा भी जाता है और जमीन में लिटा के मारा है मुझे तो। और सेम इस लड़की के साथ भी करा और सिर्फ ये रीजन था कि हमारा नामांकन ना हो। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कहना था कि हमारा नामांकन नहीं होना चाहिए और इस बेस पे उन्होंने मेरे भाई के साथ एक लड़का और था और हम 3 लड़कियां थी। वहाँ पे सिर्फ 5 लोग हम थे और उसके अलावा जो पूरी भीड़ थी वो सब एक संगठन और पुलिस फोर्स थी। बट वहाँ पे एक भी, मैं ये जरूर एड ऑन करना चाहूंगी कि वहाँ पे हमारे साथ एक भी महिला पुलिस नहीं थी, जबकि परसों ही मैंने एसएसपी सर को बोला भी था कि वहाँ पे हमें सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन आज कुछ भी नहीं मिली। इसीलिए हम सर से मिलने आए थे क्योंकि परसों ही सर ने हमें आश्वासन दिया था कि जो भी छात्र संघ चुनाव होगा उसमें हम लोग अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक उसको निभाएंगे, लेकिन ऐसा हमें आज कुछ भी देखने को नहीं मिलता। आश्वासन तो ये मिला है कि 12 बजे तक जो है एफआईआर हो जाएगी और ये आर्यन छात्र संगठन था और एक तरफ हम लोग कैंडल लेके देश भर में जहाँ भी लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कुछ भी घटना हो रही है, हम लोग कैंडल लेके जा रहे हैं और एक तरफ हम लड़कियों को मार रहे हैं बीच में और सब वहाँ पे देख रहे थे। पूरा यूनिवर्सिटी वहाँ पे था, वहाँ पे पुलिस फोर्स भी थी, वहाँ पे संगठन आर्यन छात्र संगठन भी था और हमारे 4-5 लोग थे और सबके सब देखते हैं। और वहाँ पे साफ मैं आपको अभी निशान दिखाऊं तो ऐसे ऐसे निशान मारे हुए हैं कि पूरे नाखून से खरोचा गया है मुझे। तो आप क्या बोल सकते हैं कि कहाँ महिला सुरक्षित है। और आप लोग बिल्कुल कैंडल लेके बीचों बीच जाते हैं कि हमें न्याय चाहिए, चाहे वो किसी भी नारी के लिए हो। न्याय तब मिलेगा जब आप अपने साथ में लड़कियों की इज्जत करोगे, जब आप उनका सम्मान करना सीखोगे। और ये मैं खुलेआम कहती हूँ कि ये लोग लड़कियों का सम्मान बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आदर तो इनके मुंह से लड़की को बहन बोलना भी मेरी तरफ से ऐसा है कि ये बहन बोलने लायक नहीं है किसी लड़की को, इतने बदतमीज हैं ये। तो सबसे बड़ी ये हमारे पूरे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसी सरकार हमारे प्रदेश में बैठी हुई है जो महिला विरोधी है। आप तमाम, मैं पिछले 2 साल से ये देख रहा हूँ कि महिलाओं में अत्याचार की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में हमारी सिटिंग जो हमारी पदाधिकारी हैं, छात्र संघ की महासचिव है, उनके साथ ऐसा प्रकरण होना ये बहुत दुख की बात है हमारे लिए। देखिए, मौका वारदात पे वहाँ पर जो पुलिस थी उन्होंने हमारे छात्र नेताओं के साथ मारपीट की, उनके साथ अभद्रता की है। और जब हमारे छात्र नेता वहाँ पर जो अपनी एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट करवाने गए तो उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। इस वजह से मजबूरन हमें एसएसपी साहब को एक ज्ञापन यहाँ से सौंपना पड़ा और एफआईआर के लिए उन्हें बोलना पड़ा। एसएसपी साहब ने 12 बजे से पहले हमें आश्वासन दिया है कि हम लोग एफआईआर यहाँ से लॉन्च करवाएंगे और इस मुद्दे पर आगे कार्रवाई की गई। पिछले 3 साल से वहाँ पर एनएसयूआई छात्र संगठन के साथ जो अभद्रता हो रही है, इसके खिलाफ हम लगातार पुलिस प्रशासन को तहरीर देते आ रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई ना होना, मैं समझता हूँ ये पुलिस प्रशासन की भी नाकामी है कि आप पिछले 3 साल से हमारे साथ जो अभद्रता वहाँ पर हो रही है, आप इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। देखिए, मुझे जहाँ तक जो हमारे पास जो मामला है, हमारे 4 प्रत्याशी को लेकर के नामांकन के लिए अंदर गए थे, हमारे 4 छात्र नेता, जिनमें हमारी छात्र संघ की महासचिव भी वहाँ पर थी। और इस बीच में आर्यन छात्र संगठन के कुछ छात्र नेताओं ने उनके साथ अभद्रता की, उनके जितने दस्तावेज थे उन्हें छीन करके फाड़ दिया गया, जिस कारण से नामांकन प्रक्रिया में भी फर्क पड़ा। विश्वविद्यालय की जो मनमानी चल रही है मौजूदा वक्त में, मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय को वहाँ पर जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहाँ पर उन्होंने नहीं किए थे,
जब विश्वविद्यालय को पता है कि छात्राएं चुनाव लड़ रही हैं इस वक्त इस छात्र संघ चुनाव में, तो वहाँ पर लेडी कांस्टेबल्स का होना, वहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी में कोई लेडी कांस्टेबल जो है मौजूद वहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं थी, और ये सबसे बड़ी लापरवाही मानी जाएगी विश्वविद्यालय प्रशासन की। आपको जिस तरह से विदित है कि नामांकन स्थल पर इतनी भीड़ होना, ये विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामी है। देखिए, कल नॉमिनेशन के समय श्रीनगर में कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच आपस में जो घटना हुई थी, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, उसका हम लोगों ने संज्ञान लिया है। दोनों पक्षों ने उसमें कंप्लेंट दर्ज करवाई है, जिसमें हम लोगों ने मुकदमे पंजीकृत किए हैं, और जो भी उसमें फैक्ट्स होंगे, जो भी उसमें चीज़ें आएंगी, उसी के अनुसार अग्रिम कार्रवाई हम लोग करेंगे। देखिए, जो भी नॉमिनेशन सेंटर की जो प्रक्रिया होती है, जो उसका अंदर की जो प्रक्रिया होती है, वो यूनिवर्सिटी का मैंडेट होता है, और यूनिवर्सिटी ने जो भी सिक्योरिटी इंतजाम उनको करवाने होते हैं वो उनके द्वारा करवाए जाने चाहिए थे। अगर इसमें कोई कमी है तो हम यूनिवर्सिटी का भी इसमें क्या उनका रोल है वो हम लोग चेक करेंगे। और जहां तक महिला पुलिसकर्मी और हमारी अन्य पुलिसकर्मी की नियुक्ति थी, वो हमारे द्वारा करवाई गई थी, और चूंकि ये घटना एकदम एक्सीडेंटली हुई है और एकदम बिना किसी समय हमें नॉलेज में आते हुए हुई है, तो क्योंकि ये बहुत इंस्टेंट इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो बट पुलिस वहाँ पे मौके पर मौजूद थी, और जो पुलिस कर सकती थी उन्होंने किया, और आगे जो भी इसमें जिसकी कमी होगी या गलती होगी हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। 12 बजे से पहले एफआईआर दर्ज करेंगे, अब देखते हैं क्या करते हैं। फिर वो शुरुआत उन्होंने मुझी से करी थी, जब कॉलेज में मारपीट या हाथापाई हुई थी तो छेड़छाड़ उन्होंने मुझी से शुरू करी थी। मेरे कपड़े खींच के मुझे ले गए, मुझे नाखून से नोचाया पूरा, मेरे हाथ से मेरा सामान वगैरह छीन रहे थे। उसके बाद मेरे साथ जो लड़का था उसे भी कोने में लेके मार रहे थे बिना मतलब। तो क्या है, लगता है कि कौन पहले से साजिश थी, या ये पहले से आप लोगों के साथ ऐसा क्यों करना चाह रहे थे? ये थे, और उनका अभी भी प्लान था कि हम इनके साथ ये सब करेंगे, और वो कर चुके थे। वो हमें पहले भी चेतावनी दे चुके थे कि तुम्हें रुलाएंगे, वो उसके बावजूद भी उन्होंने हमें चेतावनी पहले भी दे चुके थे, उसके बावजूद भी हम अंदर थे, उन्होंने वही चीज़ें की और हमें रुलाया है और हमारे साथ बदतमीजी करी है। कौन लोग थे? मेरे साथ तो मेरे साथ दो लड़कों ने किया है। क्या नाम है उनका, कुछ पता है? एक तो संजू बिस्तर और एक राम। खबरें और भी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां भीमताल में एक बड़ा हादसा टल गया। भीमताल के डैम के पास घूम रहे पर्यटक से बाइक टकरा गई, जिस कारण पर्यटक भीमताल झील में गिर गया। गनीमत ये रही कि मौके पर बोट चालक द्वारा पर्यटकों को बचा लिया गया। यूपी के बुलंदशहर से एक स्कूल का दल भीमताल घूमने आया था। जब भीमताल के डॉट क्षेत्र से स्कूली दल घूम रहा था, तभी स्कूल के टीचर और बच्चे झील किनारे बने डैम के ऊपर सड़क से जाने लगे। तभी अचानक तेज गति में आए बाइक सवार ने अपना संतुलन खो दिया। इसके बाद बाइक अध्यापक से जा टकराई। बाइक के टकराते ही अध्यापक भीमताल झील में गिर गए। क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश बुलंदशहर जिले के रहने वाले हैं हम। स्कूल का टूर लेके आए थे बच्चों का, और यहाँ ये इतनी तेज बाइक चला रहा था कि 2-3 बार एक्सीडेंट होने से और लोगों से ही बचा। एक हमारे टीचर का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उसके पैर में चोट आई और वो आदमी इस ताल में जा गिरा, जो नाव वालों ने बड़ा मुश्किल से बचाया। और इस लड़के ने फ़ोन करके और वहाँ यहाँ के 15-20 लड़के और बुला लिए, जो हम पर मारने के लिए हावी थे बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे साथ। ठीक है, पुलिस मौके। विकासखंड जोशीमठ के डामुक गांव में सड़क को लेकर पिछले 57 दिन से उपवास व धरना प्रदर्शन जारी है। कई स्थानीय ग्रामीणों ने यहां धरना प्रदर्शन किया। सड़क बनाने की मांग को लेकर यहां पर धरना जारी है। आंदोलनकारियों का कहना है कि अगर हमारी मांग सुन ली जाती है तो ठीक, वरना आंदोलन और उग्र किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था PMGSY व प्रशासन की होगी। अध्यक्ष डुमक, और आज धरने का 56वां दिन बीत चुका है, और हम लोग एक शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और मुख्य ग्राम्य सचिव राधिका झा से मिले, और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि बाडिया की टीम आएगी और
इस सड़क का निरीक्षण करेगी और उसके पश्चात कार्य शुरू होगा। अब देखते हैं कि सरकार इसमें कितना जल्दी काम शुरू करती है और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक धरातल पर काम नहीं होता, तब तक हम लोग। केदारनाथ विधानसभा सीट से दिवंगत नेता शैला रानी रावत के निधन के बाद केदारनाथ सीट हॉट सीट बनते हुए दिख रही है। यह सीट सत्तारूढ़ दल और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के लिए मान सम्मान का प्रश्न बनकर उभर रही है। वहीं केदारनाथ सीट पर महिला को टिकट देने पर बीजेपी नेत्री लक्ष्मी अग्रवाल का कहना है कि केदारनाथ सीट पर पहले भी बीजेपी की तरफ से महिला विधायक ही थी और आगे भी इस सीट पर महिला दावेदार सामने आ रही है। वहीं लक्ष्मी अग्रवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देकर सिर्फ महिलाओं का शोषण करने का काम करती है। देखिए, जहां तक बात रही कांग्रेस की, मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो बातें कहने की और करने की और है। आज से पहले भी जो प्रियंका गांधी जी हैं, जो नेता हैं कांग्रेस की, उन्होंने एक नारा दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और इसको उन्होंने, लेकिन वो चरितार्थ नहीं हुआ है। आज तक भी इतनी बार कांग्रेस की सरकारें रही हैं, लेकिन 33% आरक्षण महिलाओं का पास नहीं हो पाया था। तो कहीं ना कहीं ये उनकी मानसिकता दर्शाता है कि खाली महिलाओं को एक वोट बैंक की तरह वो इस्तेमाल करते हैं। जहां तक केदारनाथ से की बात रही, तो वहां पे देखिए आशा नौटियाल जी रही हैं हमारी, जो अभी हमारी जो बेचारी शैला रानी रावत जी हमारे बीच में आज नहीं है, वो रही हैं। और तमाम, हमने तो टिहरी से भी एक महिला को टिकट दिया। कांग्रेस बताए ना उन्होंने कितनी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, कितनी महिलाओं के उसमें किया। तो ये कहने की बात नहीं है, कांग्रेस के पास महिलाएं नहीं, और जो है कांग्रेस उनको सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है। महिलाओं को आगे बढ़ाने की कांग्रेस की मंशा कभी नहीं रही है। देखिए, बात महिला और पुरुष के लिए, बात चुनाव जीतने की। केदारनाथ चुनाव जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही भाजपा की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। कांग्रेस पार्टी से अभी ऐसी कोई महिला, मजबूत महिला जो चुनाव लड़ सके, ऐसा नाम हमारे पास नहीं आया। जो वहां पे पूर्व प्रत्याशी रहे मनोज रावत जी और बाकी लोग भी वहां पे चुनाव जो लोग दावेदारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पार्टी अपना सर्वे कराएगी। और जो मौसम विभाग ने उत्तराखंड में मौसम में परिवर्तन की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 28 सितंबर तक मानसून की बारिश की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में मौसम में परिवर्तन 28 सितंबर तक दिखेगा। हालांकि इसके बाद मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन तापमान में अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी और बारिश की संभावना भी है। 25 के लिए देख रहे हैं तो कुछ जगहों तक में खासकर कुमाऊं रीजन में मिलनी चाहिए, और कहीं कहीं पर जो है जो हमारा गढ़वाल रीजन भी है उसमें भी उत्तराखंड में मिलनी चाहिए 25 तारीख में। तो इस तरह की स्थिति है। आज भी अगर देखेंगे 24 को, तो आज भी आइसोलेटेड एक्टिविटी खासकर हिल्स में या अंदर के डिस्ट्रिक्ट में उनमें कहीं कहीं वो मिलनी चाहिए। तो आप देखेंगे कल से जो ये तापमान है आपका, इसमें कमी आनी चाहिए। आज तो हो सकता है कि ये वैल्यू इतना रह जाए, तो ये स्थिति बनी है। तो इसमें मुख्य कारण यही है कि 4 से 5 दिन कोई बारिश नहीं हो रही है, आसमान साफ है और अच्छी खासी जो धूप है वो निकल रही है। और साथ में जो हवा की दिशाओं में भी परिवर्तन है, अभी तक वो नहीं आया है। जो मानसून का एक तरह से जो है साउथ ईस्टर्ली विंड्स है वो अभी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सब फैक्टर्स को लेंगे तो आप देखेंगे टेम्परेचर उसी वजह से ये जो है इस समय बढ़े हुए आपको दिख रहे हैं। लेकिन 2 दिन 1 दिन बाद आप इसमें देखेंगे इसमें राहत मिल जाएगी। और उसके बाद बारिश की एक्टिविटी 28 के बाद से कम हो जा रही है। 29-30 से जो बारिश करीब करीब फिर से वापस साफ हो जाएगा आसमान। और फिर आप देखेंगे जो विंड्स भी है वो भी चेंज होंगी, उत्तर पश्चिम हवा आनी चाहिए। और फिर तापमान जो है मैं कहूँगा सामान्य के आसपास ही या 1-8 डिग्री ऊपर नीचे आप कह सकते हैं वो रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ।